रेनेसा है, इस रेनेसा काल में, इस पुनर्जागरण काल में हमको बहुत सारी चीजों का भान भी हुआ, बहुत सारे हमारे गौरव के चिन्ह भी हम लोगों ने याद किए और बहुत सारी ग्लानि भी हमको हुई। और इसलिए जब ये पुनर्जागरण काल एक प्रकार से समाप्त होता है या हम राजनीतिक रूप से स्वाधीन होते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि एक क्लांत श्रांत देश, एक थका हारा देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन अपनी दिशा को लेकर के दुविधाग्रस्त है, असमंजसग्रस्त है, वो एम्बिवेलेंस का शिकार है। और ये जो दुविधा और असमंजस है मित्रों, ये आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है। ये जो नई शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए, हम लोग कहते हैं कि 36 साल के बाद हम लोग नई शिक्षा नीति लेकर के आए, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके हिसाब से अपने हम कोर्स करिकुलम बना रहे हैं। मित्रों, शिक्षा नीतियां कोई सड़क और पुल बनाने की नीतियां नहीं हुआ करती जो हर 10 साल में टेक्नोलॉजी के साथ बदल जाया करे। ये हमारे उस पूरे के पूरे सनातन राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। और यदि बार बार वास्तव में हमको 36 साल या 40 साल के बाद अपनी शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका यह भी मतलब है कि हम लोग एक बहुत ही गहरे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट में फंसे हुए हैं। इससे शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में गर्दन छुपाने से काम नहीं चलता। ये जो यथार्थ है, इस यथार्थ को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वी आर फेसिंग अ वेरी डीप एंड वाइड मॉरल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज स्पिरिचुअल क्राइसिस। और ये कैसी क्राइसिस है, इस क्राइसिस की व्याख्या करने के लिए एक बड़ी छोटी सी किताब है, विपिन चंद्रपाल की किताब है द सोल ऑफ इंडिया। विपिन चंद्रपाल अपनी इस किताब में, इसको आप 3-4 दिन में आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, अपने एक नौजवान अंग्रेज मित्र को बताते हैं कि जो तत्कालीन भारतवर्ष के लोगों की जो मनोदशा थी, उस मनोदशा को निर्मित करने में किन चीजों की भूमिका है। और वो कहते हैं कि उसमें 3 चीजों की भूमिका है। एक तो जो ब्रिटिश अधिकारी आए भारतवर्ष में, उन्होंने जो प्रोटोकॉल की संस्कृति, नाप तोल की संस्कृति, गणना की संस्कृति, ये सारी जो चीजें उन्होंने पैदा की, जो सर्वे किए, जो गजेटियर्स लिखे, तो वो अभी तक हमारे प्रशासनिक तंत्र को आच्छादित किए हैं। समयबद्धता, है ना, टाइम कीपिंग, लॉजिस्टिक्स जिनको आजकल आप लोग कहते हैं, सब कुछ वस्तुतः उसी प्रकार की, उसी का प्रभाव है। दूसरा वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश मिशनरी भारतवर्ष में आए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ, उन्होंने अपनी दृष्टि से भारतवर्ष के देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या करनी शुरू की। और कई बार में उनकी व्याख्याएं वो हमको बहुत ही असहज कर देती हैं। कभी काली को लेकर के, कभी दुर्गा को लेकर के, कभी हनुमान जी को लेकर के, कभी गणेश जी को लेकर के उनकी जो व्याख्याएं होती कभी कभी अटपटी हो जाती हैं। आज भी आप लोग देखेंगे कभी कभी वेंडी डॉनिगर के माध्यम से या कभी अनन्या वाजपेयी के माध्यम से इस प्रकार की व्याख्याएं आ जाती हैं जो हमको असहज कर देती हैं। तीसरी जो सबसे खास बात है यह है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के साथ तमाम पश्चिमी विद्वानों की रुचि भारतवर्ष के बारे में बढ़ी और उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को न समझने के कारण, चूंकि उनका एक अपने खास प्रकार का बौद्धिक गठन था, उसके हिसाब से वो भारतवर्ष की संस्कृति और यहाँ की जीवन दृष्टि को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने बहुत प्रकार की टिप्पणियां की। आप लोग समाज विज्ञानों के विद्यार्थी होंगे, आप लोगों ने बार्कर का नाम, विलोवी का नाम, डनिंग का नाम, हेगेल का नाम, मार्क्स का नाम, मॉन्टेस्क्यू का नाम सब सुना होगा। कोई ये कहता है कि भारतवर्ष एक गर्म जलवायु का देश है, इसलिए लोकतंत्र यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ के लोगों को तो किसी सर्वाधिकारवादी या अथॉरिटेरियन तंत्र में रखा जाना चाहिए। कोई कहता है कि भारतवर्ष में कोई राज्य का सिद्धांत ही नहीं, यहाँ पर राज्य कहाँ से शुरू होता है, समाज कहाँ खत्म होता पता नहीं चलता। भारतवर्ष में कोई प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ही नहीं है, पता नहीं चलता कि यहाँ लॉ कहाँ है, धर्म कहाँ है, नीति कहाँ है, ये सब एक दूसरे में मिले जुले हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि यदि वास्तव में आपको राज्य या कानून या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए अगर आपको जानना है तो आपको पश्चिम का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा। आज तक भारतवर्ष के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी राष्ट्र की इतनी बड़ी विरासत है, उस विरासत के ऊपर आप इतने तरीके से आप आक्षेप लगाएं और उसका कोई प्रतिवाद न हो। भारतवर्ष के अंदर से भी इसका प्रतिवाद हुआ। ये जो आरोप भारतवर्ष के ऊपर लगाए गए, इसको ओरिएंटलिस्ट स्कूल कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, प्राच्यवादी जो विचारक है उनका ये मानना था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवर्ष से एक नेशनलिस्ट स्कूल उभरा, एक राष्ट्रवादी, जिसमें पूर्णेंदु नारायण सिंह हैं, उसमें आरजी भंडारकर हैं, उसमें लोकमान्य तिलक हैं, या उसमें आगे चल करके आप लोग ये साल्पेकर को पढ़ते हैं, यूएन घोषाल को पढ़ते हैं, केपी जायसवाल को पढ़ते हैं, है ना, दीक्षितार को पढ़ते हैं। इन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की। लेकिन कई बार ये होता है कि उत्साहतिरेक में ये लोग ऐसी भी चीजों को भारतवर्ष की परंपरा में स्वीकार कर लिए जो या तो थी नहीं भारतवर्ष में उस तरह से, या थी भी तो उनका रूप बिल्कुल अलग प्रकार का था। जैसे इन लोगों ने भी कहना शुरू किया कि नहीं, भारतवर्ष में साइंस था, विज्ञान था। भारतवर्ष में अवश्य विज्ञान था, लेकिन उस विज्ञान का स्वरूप बिल्कुल अलग था। भारतवर्ष में भी इतिहास लेखन की परंपरा थी, भारतवर्ष में इतिहास था, लेकिन इतिहास को भारतवर्ष में बिल्कुल अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें इन लोगों ने उत्साहतिरेक में स्वीकार भी कर ली, जिनकी विवेचना करना बहुत आवश्यक है। आगे चल करके संक्षेप में हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे। तीसरा स्कूल सी समय भारतवर्ष में जब ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी,
तो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन स्कूल यहाँ पर आधार ग्रहण करता। खास करके बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद से आप जानते हैं कि एक मार्क्सियन स्कूल भी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों को आच्छादित किए हुए। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, जिसके बारे में एक लखनऊ में बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं, जिनके विचारों की चर्चा मैंने इस पुस्तक में की है, प्रोफेसर ए.के. सरन। वो कहते हैं कि यदि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना हुई होती, औद्योगिक क्रांति ना हुई होती, तो समाजशास्त्र जैसा विषय ही अस्तित्व में आया होता। औद्योगिक क्रांति के तर्कों को परिपुष्ट करने के लिए समाजशास्त्र जैसा विषय अस्तित्व में आया। वो कहते हैं कि यदि साम्राज्यवाद ना आया होता तो एंथ्रोपोलॉजी जैसा विषय अस्तित्व में आया होता, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आप केवल रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, पीकिंग मैन, जावा मैन, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मानवीय जातियां हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और कौन अध्ययन करा रहा है? यूरोप का मैन। यूरोप के मैन की कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, वो मैन है और आप एंथ्रोपो हैं, मैन की तरह दिखने वाले हैं। इसलिए वो जो उनका तर्क आता है, जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं या सिविलाइजिंग मिशन कहते हैं, उस सिविलाइजिंग मिशन को वस्तुतः एंथ्रोपोलॉजी के ही माध्यम से सहारा मिलता है। इसलिए प्रोफेसर सरन कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल साइंस है और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो अपने आप में इंपीरियल साइंस है। इसकी गहरी मीमांसा हुई है, यहाँ उसको करने की अवकाश नहीं है। तीसरा है जो मार्क्सियन स्कूल है, आप जानते ही हैं कि जीवन के जो सारे संबंध हैं वो केवल उत्पादन के साधनों और उनसे निर्मित संबंधों के आधार पर टिके हुए हैं। उसमें किसी भी धर्म की या किसी भी परंपरा की, किसी भी आध्यात्मिकता की, किसी भी दर्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश भी है तो सेकेंडरी गुंजाइश है, वो आर्थिक संबंधों के आधार पर आपके सारे संबंध विकसित होते हैं। धर्म, परंपरा, इतिहास और विचार के आधार पर आपके संबंध विकसित नहीं होते। वो जो उसका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए मार्क्सिज्म। जिस विद्या से आपको मोर्चा लेना है, उस विद्या में आपको पहले ठीक प्रकार से पारंगत होना पड़ता है, आपको निष्णात होना पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ कुमारिल भट्ट हैं। कुमारिल भट्ट को आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से जब उनको बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करना हुआ तो पहले उन्होंने बौद्ध विद्या में निष्णात होना उचित समझा। तो ये 3 स्कूल आए। आज के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों का जो भी विद्या विमर्श और सारा जो रिसर्च है वो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और ये मार्क्सियन, ये जो आइडियोलॉजीज हैं इन्हीं से आच्छादित है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सब कुछ जो आपको पीएचडी में, आपके रिसर्च में, ये जो आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, जिससे आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, ये सब इसके पीछे आप देखेंगे ही सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बार बार आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं और जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपने ज्ञान के कारण उसमें फंसते चले जाते हैं। अब चीजें और जटिल और उलझी हुई होती चली जा रही हैं। इन सारे स्कूल्स के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवर्ष में एक और स्कूल साथ साथ चल रहा था, जिसको न केवल भारतवर्ष की स्वतंत्रता की चिंता थी, बल्कि उसको ये भी चिंता थी कि स्वतंत्र होने के बाद भारतवर्ष की दिशा क्या होगी। उसमें वो लोग हैं जिनकी चर्चा भी हमने इस किताब में विस्तार से की है। उसमें आनंद कुमार स्वामी का नाम है, उसमें गांधी का नाम है, उसमें केसी भट्टाचार्य का नाम है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, उसमें बद्री शाह का नाम है, उसमें श्री अरविंद का नाम है और उसमें दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम है। इनके माध्यम से आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो 2 चीजें जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया भारतीय परंपरा को समझने में, वो आधुनिकता और आधुनिकता से जनित विज्ञान और इतिहास की धारणाएं हैं। अगर इस पूरी आधुनिकता को, जिसे आप लोग एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसके 3 सूत्र माने गए, प्रोग्रेस, साइंस और नेचर, इसके आधार पर जो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, जिसे आप लोग ज्ञानोदय की परंपरा कहते हैं, अगर आप देखें तो इसके 4 पास्टुलेट्स हैं। एक पास्टुलेट जिसको आप कहते हैं कि लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसी लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने, उदारवादी पूंजीवादी दर्शन ने सबसे पहले औद्योगिकरण किया, फिर मैकेनाइजेशन किया, फिर ऑटोमेशन किया और इस समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चली आई है। पहले किस तरीके से मनुष्य को भौतिक रूप से इस पूरे आर्थिक रचना से बाहर किया गया और मनुष्य को मानसिक रूप से भी इस आर्थिक रचना से बाहर किया जा रहा है, जिसकी चर्चा तमाम विचारकों ने की है। और इसीलिए इस प्रकार की सभ्यता की आलोचना गांधी अपने हिंद स्वराज में करते हैं 1909 में, और वो कहते हैं कि जिधर ये सभ्यता जा रही है, यदि आप इसके प्रवाह से थोड़ा भी अपने आप को अलग करके देखें तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि सभ्यता आपको विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की जो चकाचौंध है उसको 9 डेज वंडर कहते हैं, 4 दिन की चांदनी कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी इसीलिए आधुनिक सभ्यता के बारे में कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट एनी कंसाइंस एंड आइडियल्स। आधुनिक सभ्यता एक हत्यारी सभ्यता है जिसके न कोई संवेदना है और न इसके कोई आदर्श है। इसी के लिए आप देखेंगे तमाम ऐसे विचारक आनंद कुमार स्वामी के साथ साथ उसमें रेने गेनो जैसा विचारक आता है, उसमें शेर हुसैन नस्र जैसे विचारक आते हैं जो आधुनिक सभ्यता की गहरी मीमांसा करते हैं। ऐसे भी कुछ विचारक हैं
जिनको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, वो भारतीय विचारक भी हैं और वो विदेशी विचारक भी हैं। हाना अरेंट एक 20वीं शताब्दी की बड़ी